सभी साथियों को नमस्कार मेरा। हम काफ़ी टाइम बाद आज वापस जुड़ रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि आज मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हैं श्री चैनाराम जी पचार जो अभी सीआई सर हैं और हमारा बहुत सौभाग्य कि आज हमारे चैनल पर आए हैं। तो मैं पूरे क्वालिटी एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सबकी तरफ से सर का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहूँगा। आरएस में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें सिलेक्शन होने के लिए सर बहुत धन्यवाद बहुत सर। बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। तो आज काफ़ी टाइम से मैं एसआई के लिए बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे भी लग रहा था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ अगर जुड़े जिनको फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपके कमेंट में इस तरह के सवाल भी आते हैं जो फील्ड से जुड़े होते हैं। अब क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं था तो मुझे उस सवालों को कई साथियों से पूछना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि सर आ गए हैं तो लगातार आपको पुलिस के फील्ड से, पुलिस के डिपार्टमेंट से अगर कुछ भी सवालों को अब दिक्कत होगी तो आराम से आप कमेंट में पूछिए, सर सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज के वीडियो में भी बहुत सारे सवाल मैंने देखे कि अभी भी बहुत सारे साथियों के कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। तो आज सर आपके उन सारे सवालों का, डाउट्स का सारा जवाब देने वाले हैं। अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप कमेंट में आपके जो भी सवाल हो वो सारे लिख सकते हैं। पहले कुछ साथियों ने जो सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे सवाल मैंने लिखे हैं। वो सारे सवाल आपको आज मैं सर से पूछूंगा और आपको सारे इनके जवाब मिल जाएंगे। मैं एक बार आप सभी के कमेंट्स देख लेता हूं। आप सभी के कमेंट्स मुझे यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर भी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल, और सभी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं सर से कुछ सवाल पूछूंगा, आपने जो भी सवाल लिखे हैं और उन सब के जवाब है आपको मिल जाएंगे। पहले मैं अपनी तरफ से सर को कुछ सवाल पूछ लूँगा, फिर लास्ट में जो भी कमेंट्स में सर के और भी आप कुछ पूछना चाहे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। पवन, सरोज, आशीष कुमार, नारायण दुबे, प्रवीण पालीवाल, विकास। चलिए, मैं अपने कुछ सवाल लिखे हैं, मैं वो ले लेता हूँ और फिर सर से पूछता हूँ। जी सर, ये चलिए, बहुत सारे साथियों के मुझे मैसेजेस, कमेंट्स आपके मिल रहे हैं। चलिए, आपके जो भी सवाल जो अभी तक मैंने आपके कमेंट्स में देखे उनके बारे में बात कर लेता हूँ। सर, सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहा है, क्योंकि इस सब इंस्पेक्टर में जो कुछ पोस्ट है, जैसे एक एपी की पोस्ट थी, एक आईबी की, आरएसी और एमबीसी, इनके बारे में कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे, वो क्लियर कर लीजिए कि इन पोस्ट का प्रोफाइल क्या रहता है, क्या जॉब का नेचर क्या रहता है, किस तरह से काम, अलग अलग कैंडिडेट्स का क्या क्या अलग अलग नेचर रहता है। तो एक बार उस पोस्ट के बारे में आप क्लियरेंस दे दीजिए। जय हिंद साथियों। सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज का जो ये सेशन है सर के साथ में, वो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए है। सबसे पहले जो है ये अलग अलग जो इसमें एपी, आईबी, एमबीसी, आरएसी, इसमें जो अलग अलग अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें एपी, आईबी, पीसी, आरएसी, पीसी, एमबीसी, इन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। एपी जो होती है उसके अंतर्गत आप यदि सिलेक्ट होते हैं उसमें, तो उसमें फील्ड पोस्टिंग यानी जो असली पुलिसिंग जो होती है वो इस एपी में देखने को मिलती है। एपी में आपके पास में पोस्टिंग के लिए चांस, थानों में जो वर्क होता है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, और उसी में थानों में जिस प्रकार की कार्य प्रणाली होती है, गतिविधियाँ होती है, उसको सारा संभालने का काम एपी वाले करते हैं। इसके अलावा जो आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई प्रकार की आसूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती है, वो चाहे जिला लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। ये लोग एपी वाले वर्दीधारी होते हैं, फील्ड पोस्टिंग होती है। और आईबी है वो सिविल में रह करके क्या गतिविधियां स्टेट में चल रही है, क्या जिले में गतिविधियां चल रही है, क्या आपके शहर में कौन सी गतिविधियां चल रही है, कोई असामाजिक तत्व सक्रिय नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार की कोई बदमाशी नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों का कलेक्शन करने के लिए, आसूचना इकट्ठी करने के लिए आईबी का काम होता है। ये सिविल में कार्य करते हैं। उसके बाद में आरएसी का जो पीसी होता है
यानी प्लाटून कमांडर। आपने आरएसी का जब विज्ञापन आप देखते हो कांस्टेबल की वैकेंसी में 9वीं बटालियन के लिए इतनी सीट, 10वीं आरएसी की बटालियन के लिए इतनी सीट, तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर होता है वो पीसी कहलाता है, प्लाटून कमांडर कहलाता है। उनकी मेनली जो काम होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर का। कहीं यदि किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर होता है तो वहाँ आरएसी जहाँ भेजी जाती है तो उनके साथ प्लाटून कमांडर जाता है। इसी टाइप का मेवाड़ व्हील कोर जो है उसमें भी जो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं वो पीसी कहलाते हैं, प्लाटून कमांडर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये एपी, आईबी और पीसी, आरएसी, पीसी, एमबीसी का वर्गीकरण किया गया है। तो यदि आपको खतरों से खेलने का शौक है तो आप एपी ज्वाइन कीजिए। आपको लोगों की मदद करने का शौक है, आपको लगता है कि मैं उस पिछड़े वर्ग तक, पिछड़े गरीब आदमी तक उनको मदद में पहुंचा सकूं, किसी पीड़ित व्यक्ति को, आप चैलेंज को स्वीकार कीजिए और एपी को ज्वाइन कीजिए। जी सर। सर कुछ साथियों के सवाल होते हैं कि वो पुलिस की सर्विस के जाने के बाद भी आगे और बढ़ना चाहते हैं, जैसे आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो भी बता दीजिए एक बार। यदि आपको चाहिए कि आप थोड़ा समय निकाल सकें, उसके लिए आप आईबी चुन सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन है वो आईबी का है, जहां पर आपके पास आप टाइम मिलेगा आगे पढ़ने के लिए, काफ़ी समय आपको मिल पाएगा। पीसी जो एमबीसी आरएसी है इसमें भी टाइम मिल जाता है, पर सबसे जो ज़्यादा टाइम आप आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ले सकते हो वो आईबी आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जी सर, धन्यवाद। यहाँ पर मैं एक सवाल देख रहा हूँ, हरफूल सिंह यादव पूछ रहे हैं कि सर एपी की ट्रेनिंग का शेड्यूल बताने की कृपा करें, क्या होता है और कितनी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या फ़र्क होता है। एपी, क्या इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या फिर कितना टाइम की इनको ट्रेनिंग कराती है, अगर सर इनके बारे में कुछ बता सकें। ट्रेनिंग इस पोस्ट के लिए 1 वर्ष की जो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल, साथ में आपको कानून की जानकारी देने के लिए। कुछ डिफरेंस होता है, एपी जो है उसमें लॉ को ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है ताकि वो फील्ड में जा कर के और उस तरह के लोगों की समस्याओं को सुन सके, क्रिमिनल केसेस जो उनके सामने आते हैं उनको हैंडल कर सके। इसके लिए एपी की ट्रेनिंग में उस हिस्से को ज़्यादा जोड़ा जाता है। इंटेलिजेंस आईबी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें किस प्रकार से इंटेलिजेंस कलेक्शन कर, किस प्रकार से मुखबिर आप लगाओगे, कैसे उनसे संपर्क करोगे, कैसे जो कोई उग्रवादी संगठन के बारे में आप जानकारी करोगे, कैसे छात्र संगठनों के बारे में जानकारी करोगे, उन्हीं के अंदर घुस करके उन्हीं की जानकारी लेना, इस प्रकार की जो कार्य प्रणाली होती है वो आईबी में ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। फिर जो पीसी होता है, आरएसी और एमबीसी, उसका लॉ पार्ट है वो कम रहता है और इनका जो लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में किस प्रकार से किया जाता है, वो पार्ट इसमें पीसी में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार कमोबेश जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पीसी, और जो कानून से संबंधित ज़्यादा जानकारी होती है वो एपी में दी जाती है। सर बिल्कुल। कुछ साथियों के सवाल आ रहे हैं सर, इंटरव्यू से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी इंटरव्यू ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रकाश जरूर डाल देते हैं। ये कह रहा है कि इंटरव्यू कितना कठिन होंगे, एग्जाम तो क्लियर कर देंगे लेकिन इंटरव्यू में क्या क्वालिफाई नंबर आ जाएगा, ये हार्ड होगा या नहीं। मतलब बहुत सारे साथियों को इंटरव्यू से डर लग रहा है। मुझे बताइए, क्या सर इंटरव्यू के लिए वास्तव में डरने की जरूरत है या एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अभी आप अपना फोकस रिटर्न जो एग्ज़ाम है उसमें कीजिए। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार के इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी रैंक यानी आपके रिटर्न में अच्छे नंबर आएंगे, जो 400 नंबर रिटर्न है, हिंदी का 200 नंबर का पेपर और जीके और जनरल साइंस का जो 200 नंबर का पेपर है, यदि उसमें आप अच्छी मार्किंग लाते हैं तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फिजिकल होता है। फिजिकल जो 100 नंबर का होता है उसमें 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। अब इंटरव्यू कॉल करने के लिए आपके फिजिकल के नंबर और रिटर्न के नंबर जुड़ करके इंटरव्यू कॉल होता है। इसलिए अभी से आपको इंटरव्यू के लिए कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप अपना सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम रिटर्न का देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसका एक एक चैप्टर, आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो ताकि आप लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोग डोंट वरी, इसके लिए कतई चिंता नहीं करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कुछ सवाल मैंने लिखे सर, थोड़ा सा समझा दीजिए प्रमोशन कार्डर के बारे में। मैं अगला ले लेता हूँ।
प्रमोशन जैसे बहुत सारे साथी अगर सब इंस्पेक्टर में चयनित हो जाते हैं, उनके बाद उनका प्रमोशन का क्या रहता है, एक बार वो भी क्लियर कर दीजिए। आप स्वयं सीआई हैं, तो आगे किस तरह से प्रमोशन होता है, एक बार वो भी क्लियर कर दीजिए। प्रमोशन के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर यदि भर्ती होते हैं तो उनका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है सीआई, जिसको सर्किल इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये प्रमोशन का कोई जो निश्चित अवधि नहीं होती है कि इतने साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। कभी कभी कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है, किसी मामले में कई बार हाई कोर्ट वगैरह में भी इस प्रकार की याचिकाएं लग जाती है, और कभी समय पे प्रमोशन हो जाता। कमोबेश ये प्रमोशन 8 साल से लेके 15 साल के बीच में होता है पहला प्रमोशन। उसके बाद में जो सीआई होता है उसके बाद में उनका प्रमोशन होता है डीवाईएसपी रैंक पर, यानी वो आरपीएस कैडर में आ जाते हैं। सब इंस्पेक्टर का सीआई, उसके बाद में डीवाईएसपी, और डीवाईएसपी के बाद में उनका प्रमोशन होता है एडिशनल एसपी। तो जो सब इंस्पेक्टर से जो भर्ती होता है अमूमन वो एडिशनल एसपी रैंक तक पहुंच पाता है। यदि कोई लेट उसमें उम्र में भर्ती हुआ है तो वो डीवाईएसपी तक जाते हैं। तो ये इनका प्रमोशन का सिस्टम है। जी सर, मेरे ख्याल से प्रमोशन का, वैसे प्रमोशन की अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें फोकस करना चाहिए वास्तव में कि इस एग्ज़ाम को हम क्लियर कैसे करें, फाइनल रैंक कैसे लेकर आए। बाकी न तो अभी इंटरव्यू की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू बाद में होंगे, और इंटरव्यू में सर हमारे साथ में है, तो इंटरव्यू में आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। मैं भी हूँ, हमारे बहुत सारे साथी जो आरएस में सेलेक्ट होंगे, मैं सबकी मदद लूँगा, और सबके लिए इंटरव्यू को किसी को भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे पास करें। एग्ज़ाम के बारे में कुछ साथी सवाल पूछ रहे हैं, किस पेपर में हमें कितने नंबर लाने हैं, क्या, वो सारा मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको सारी एक एक जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ सवाल मैंने और लिखे हैं सर। कुछ कैंडिडेट्स के सवाल गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पर, कि ये जो पुलिस सर्विस है सब एक हार्ड सर्विस के तौर पर मानते हैं, तो गर्ल्स के लिए कितनी चैलेंजिंग जॉब आप इसको मानते हैं, और क्या वास्तव में चैलेंजिंग है? क्योंकि दिक्कत ये आती है कि उनको परिवार को भी संभालना होता है और सर्विस के साथ भी न्याय करना होता है, तो कितनी चैलेंजिंग है, थोड़ा सा ये डाउट भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, गर्ल्स के लिए ये जॉब थोड़ा सा कठिन जरूर है, परंतु जो जेंट्स इसमें भर्ती होते हैं सब इंस्पेक्टर में, उससे बेहतर तरीके से गर्ल्स काम कर सकती है। वो गर्ल्स की पीड़ा को, वो थाने पर आने वाले जो फरियादी होते हैं, गर्ल्स होती है, महिला होती है, उनकी पीड़ा का और ज़्यादा तरीके से समझ सकती है। इसलिए यदि उनका जज्बा है कि नहीं, मुझे जुनून है उनको सेवा करने का, तो वो बेशक इसमें बहुत कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। हाँ, परिवार के साथ थोड़ा सा आपको टाइम एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, फैमिली को संभालना, उसके साथ सर्विस करना, परंतु इतनी बड़ी कोई दिक्कत भी नहीं है कि आप दोनों संभाल नहीं सकते हो। आप परिवार भी संभाल सकते हैं और लोगों को सेवाएं भी दे सकते हैं, जिसमें कम से कम जो महिलाएं या गर्ल्स जो अपनी पीड़ा लेके आते हैं, उनको आप ज़्यादा संवेदनशील होकर के उनकी समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं, और इससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि जिन लड़कियों, महिलाओं को सेवाओं की जरूरत थी, उन तक आप पहुंच रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ और सवाल मिल रहे हैं। रजनी चौधरी यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, और भी बहुत सारे साथियों का एक बहुत कॉमन सवाल था, और अभी भी मन में डर बैठा हुआ कि अब हम आगे तैयारी करें कि नहीं करें। बहुत सारे साथियों के सर तैयारी करते करते हुए चश्मा लग जाता है। बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे हैं कि सर चश्मा लगा हुआ है, वैसे मैंने पहले क्लियर भी किया था, सर से और पूछ लेते हैं इस बारे में कि अगर चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी मेडिकल में, वो भी एक बार क्लियर कर दीजिए सर। देखिए, सामान्यतः जो कांस्टेबल वाली परीक्षाएं होती है, और कांस्टेबल में जो मेडिकल होता है उसमें 6/6 जो विजन है वो बिना चश्मे के होता है, और जो सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है उसमें जो मेडिकल होता है उसमें आपके चश्मे सहित 6/6 विजन की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको चश्मे वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चश्मे वाले इसमें सेलेक्ट होते हैं, बेशक आपका विजन 6/6 हो चश्मे सहित। हाँ, चश्मे सहित, इसका मतलब जो जहाँ दिक्कत हो सकती है मेरे ख्याल से कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, इसमें कलर ब्लाइंडनेस साफ है कि कलर ब्लाइंडनेस वाले इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, जिसको जैसे रंग का विभेद जिसको नहीं हो सकता है,
तो वो इसमें पात्र नहीं है बिल्कुल सिलेक्शन होने के बिल्कुल लिए। सर, बिल्कुल। यानी कि जिसको कलर पहचानने में दिक्कत हो रही है, कलर ब्लाइंडनेस है, केवल उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी अगर जिसके चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि एक तरह से बड़ी पोस्ट है, कांस्टेबल के लिए जरूर होता है, बाकी चश्मा लगा हुआ है तो उनको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट जो जिनके चश्मा लगा होता है वो पिछली बार भी सेलेक्ट हुए हैं, मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूँ। तो चश्मा लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम पर फोकस कीजिए, एग्जाम क्लियर कीजिए, चश्मे के साथ चल जाएगा। यानी नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो चश्मे के साथ 6x6 चाहिए और चश्मे के साथ 6x6 होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सवाल सर मैंने फील्ड से जुड़े, जो पोस्ट से जुड़े हैं उससे भी लिखे हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे आप स्वयं CI हैं, तो मुझे बताइए कि एक मैं सुनता हूँ CI और एक होता है CO, इन दोनों में क्या अंतर है, उस बारे में बताइए। CI की सीआई पोस्ट, और CO। यही होता है जब किसी थाने पे थानाधिकारी के रूप में वो होता है, और इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होता है उसको सीआई बोलते हैं, यानी सर्किल इंस्पेक्टर, यानी वो उस सर्किल का इंस्पेक्टर होता है। तो वो राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस से आता है, यानी वो अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होके सीआई बनता है। सीओ जो होते हैं वो इनका सुपरविजन अधिकारी होता है, यानी वो इनसे बड़ी पोस्ट होती है। ये DYSP रैंक के होते हैं। आरपीएस इसमें जो डायरेक्ट वैकेंसी आरएएस वाले से भी आते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर से सीआई बन के फिर प्रमोट होके सीओ बनते हैं, DYSP बनते हैं, वो होते हैं। तो सीओ एक सुपरविजन अधिकारी है इंस्पेक्टर के लिए। तो सीओ है वो बड़ी पोस्ट है, DYSP रैंक का अधिकारी होता है, और सीआई इंस्पेक्टर पोस्ट है, और वो उस सर्किल को संभालता है। जी सर, थैंक यू। सीओ के अंडर में एक या एक से अधिक थाने आते हैं जिसका वो सुपरविजन अधिकारी होते हैं। मैं यहाँ पर सर सवाल देख रहा हूँ, विकास कुमार सवाल पूछ रहे हैं कि सर कितने घंटे की ड्यूटी होती है एपी में, क्या मतलब 24 घंटे ड्यूटी में, जैसे पुलिस के बारे में सुनता है कि 24 घंटे ड्यूटी पे रहना पड़ता है, क्या 24 घंटे पे ड्यूटी पे रहते हैं, कोई रेस्ट वगैरह भी होता है? तो इसके बारे में भी क्लियर कर दिए सर कुछ, ताकि डाउट नहीं रहे कि पुलिस को तो 24 घंटे काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है कि आपको क्या 24 घंटे वहाँ रह करके नौकरी करनी पड़ेगी, ड्यूटी करनी पड़ेगी। 24 घंटे का अर्थ है कि अलर्ट आपको 24 घंटे रहना है। यदि काम आपको रात को 12 बजे भी आ गया तो आपका फ़ोन आप ऑफ नहीं कर सकते। आप यूँ नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी करके चले गए और उसके बाद में आप बिल्कुल 16 घंटे के लिए रेस्ट पे रहे, ऐसा नहीं है। इसमें जो फील्ड में लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इनकी ड्यूटी 24 घंटे का होती है। इसका अर्थ ये होता है कि आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है। मान लो आप किसी हाईवे के थाने पे पोस्टेड हैं, रात को 1 बजे इतला आती है, सूचना आती है कि एक टैंकर एक्सीडेंट होके, कोई ज्वलनशील पदार्थ का टैंकर एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पर और भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे? आप जितना भी अपना स्टाफ है साथ में लेकर के वहाँ जाएंगे, जो भी जिसको भी इन्फॉर्म करना है, वो रोड डाइवर्ट कराना है, ट्रैफिक को रोकना है, ऐसे काम जैसे अचानक कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो 24 घंटे का अर्थ ये हुआ कि आप कभी भी बुला सकते हैं। बाकी हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ऐसी घटना दुर्घटना होने पे आपको, जैसे आप जाके घर पे सोए ही हैं, आपको तुरंत कॉल आ जाएगा कि आप ऐसी घटना हो गई, आ जाइए, तो आप उस समय मना नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहते हैं 24 घंटे की ड्यूटी। छुट्टियां वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है सर? छुट्टियां मिल जाए, कहीं घूमने वूमने का प्लान हो तो छुट्टियां कितनी मिल जाती है पुलिस में? देखिए, फील्ड की जो सर्विस जहाँ होती है, छुट्टियाँ हालांकि सब में मिलती है, छुट्टियाँ ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। पीएल का सिस्टम भी होता है, सीएल का कैजुअल लीव का सिस्टम भी होता है, तो छुट्टियाँ वगैरह मिलती है। परंतु जैसे कोई इंस्पेक्टर सीआई थाने पे लगा हुआ है, एसएचओ है, वो थानाधिकारी है, तो उसकी खुद की इतने इस टाइप की जिम्मेदारी रहती है कि वो उसको छोड़ करके जाने में मतलब टाइम निकाल पाना काफ़ी असंभव सा होता है। बाकी स्टाफ को छुट्टियां मिलती है, छुट्टियों पे घूमने भी जाते भी हैं, और सब कुछ जो अपने फैमिली के साथ में है वो जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, ड्यूटी आवर्स के बाद में भी करते हैं। इसलिए इस प्रकार का इतना नहीं है। आजकल काफ़ी अच्छा सा सेटअप कर रखा है, स्टाफ भी बढ़ गया है पहले की अपेक्षा में, और लोगों में भी अवेयरनेस आई है। जी सर, बिल्कुल। 2 सवाल लूँगा सर मैं यहाँ पर। एक सुधीर रावत पूछ रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं है, मिलता है एसआई में, और उसके साथ ये एक और सवाल आया है मेरे पास, रॉयल डेजर्ट, ये कह रहा है कि परिवार को साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं सर्विस के दौरान? दोनों सवाल लगभग एक साथ ले सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं मिलता है? होम डिस्ट्रिक्ट सब इंस्पेक्टर और ऊपर के रैंक के अधिकारी को अपने जिले में फील्ड में पोस्टिंग नहीं हो सकती। जैसे
आप अजमेर ज़िले के रहने वाले हो और आप किसी थाने में यहाँ पोस्टिंग लेना चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगी। वहाँ आप नॉन फील्ड पोस्टिंग के लिए, जैसे वहाँ आप आईबी में आ सकते हो, आप एसओजी में आ सकते हो, इस प्रकार से आप आ सकते हो। बाकी फील्ड पोस्टिंग, थानों की पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर और ऊपर के रैंक के अधिकारी को अपने ज़िले में नहीं मिलती है। और अनोदर सवाल सेकंड, सर परिवार को साथ में रख सकते हैं या नहीं सर्विस के दौरान? परिवार आपने मूल अधिकार पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 संविधान में, जो 12 से लेके 35 तक है। तो ये आपका मूल अधिकार का हिस्सा है, परिवार से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। इसके लिए संविधान जब बना है तब से व्यवस्था की है, तो परिवार को आप रख सकते हैं। आपके यदि थाने में पोस्टिंग है, थाने में वहाँ आवासीय सुविधा होती है तो उसमें रख सकते हो, अन्यथा आपको किराए पे लेकर रख सकते हो, उसका किराया मिलता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्शन होइए, इसमें सेलेक्ट होइए, आपको बिल्कुल सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी। मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर। सर ने अभी मूल अधिकार की बात की है, पॉलिटी की बात की है, तो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ आपको और आप बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं एक बात और बता देता हूँ, सर भी बहुत अच्छी भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। टीचमेंट पे भी वो पढ़ा रहे हैं काफ़ी समय से और बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं। अगर अवसर मिला तो ज़रूर कोई पॉलिटिका के विशेष टॉपिक भी सर पढ़ाएंगे आपको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर को आप देख रहे होंगे पुलिस की वर्दी में, अभी आप देख रहे होंगे, लेकिन जब मैं सर से मैंने पहली बार बात करी तो लगता ही नहीं कि वो पुलिस में, वो लगता है कि बहुत एक मंझे हुए टीचर अध्यापक की तरह बात करते हैं। कहीं जैसा एक टोन होता है ना अलग, पुलिस की सर्विस में कोई है तो उसका टोन अलग होता है, टीचर है तो बिल्कुल अलग टोन होता है। सर का नहीं लगता कि वो पुलिस जैसा टोन है, सर का टोन बिल्कुल ऐसा है जैसे टीचर्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आप हाँ टीचर लग रहे हैं कई तरफ से, पुलिस तो सिर्फ वर्दी पहनने पर ही लगते हैं। मैं सभी साथियों को बता देना चाहूँगा, मैं इस सर्विस में रह कर के नशे पत्ते से बिल्कुल दूर हूँ। कहीं शराब का सेवन, मीट, शराब, बियर, धूम्रपान, गुटखा, तम्बाकू, जर्दा, इन सब से दूर रहता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो इस प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, ये इस प्रकार के मादक द्रव्यों का जो सेवन है, आप कतई ही नहीं करें। ये हमेशा अपनी आदत में डालें ताकि आप लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, और जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आपको पता है, इसलिए आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें। सर बहुत अच्छा लगा, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। कई लोग पुलिस सर्विस में या किसी भी सर्विस में जाने के बाद इस तरह की चीज़ों के आदी भी हो जाते हैं, लेकिन आज सर 1997 आप हाँ, 1900 यस है। सर 1997 से सर्विस में है और आज तक इन सारी चीज़ों से दूर है। मतलब एक आदर्श जो अध्यापक होना चाहिए, अब वैसे अध्यापक ही नहीं किसी भी सर्विस में है, तो वो आदर्श व्यक्तित्व जो होना चाहिए वो सारे के सारे गुण आप सर में आप देख सकते हैं। कुछ सवाल और लेते हैं सर, कुछ जो फील्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ सर आपकी वर्दी में 3 स्टार लगे हुए हैं, तो ये जो पहली बार सब इंस्पेक्टर बनेंगे, थाना अधिकारी बनते हैं, वो किस रैंक का व्यक्ति लग सकता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, थानाधिकारी जो शब्द होता है, सब इंस्पेक्टर जहाँ से भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर जहाँ 2 स्टार होते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास के या आपके जो स्थानीय थाने होते हैं, कुछ थाने ऐसे होते हैं जहाँ पर क्राइम कम होता है, रूरल एरिया में, वहाँ पर जो थानाधिकारी होता है वो 2 स्टार होता, सब इंस्पेक्टर होता है। जैसे अजमेर में भी ब्यावर के पास जवाजा जो थाना है, वहाँ पर 2 स्टार बैठता है, वो थानाधिकारी होता है। और ब्यावर शहर में जो होता है वो सीआई बैठते हैं और वहाँ पर 3 स्टार होते हैं, यानी इंस्पेक्टर लगते हैं। तो ये भी एसएचओ है, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर है, एसएचओ बोलते हैं इसको, और ये भी एसएचओ है। अब कई कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एसआई एसएचओ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो थाने में पोस्टेड होते हैं तो उसको एसएचओ बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और वो जब सब इंस्पेक्टर होता है वो भी एसएचओ हो सकता है, सीआई होता है वो भी एसएचओ हो सकता है। और इनका सुपरविजन जो अधिकारी होता है वो अभी आपको बताया था, सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर। उसके अंडर में सब इंस्पेक्टर के थाने भी हो सकते हैं और इंस्पेक्टर रैंक के थाने भी हो सकते हैं। संख्या उसकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जो सरकार डिसाइड करती है वो होती है। चलिए सर, बहुत सारे साथियों के मेरे ख्याल से सवाल तो आ गए हैं, सभी एग्ज़ाम की बात करें। लास्ट में सर मैं अपनी तरफ से एक सवाल पूछ लेता हूँ। बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक जो पैशन
आना चाहिए, जुनून जो आना चाहिए, वो तब आता है जब एक सवाल का जवाब मिलता है कि मुझे पुलिस में क्यों जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पुलिस में क्यों जाना चाहिए, मैं व्यक्तिगत मेरा भी बता देता हूँ। मेरी थोड़ी सर पुलिस में कम रुचि गई रही है, जैसे मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता तो पढ़ाने का तो रहता, मेरी खुद की पुलिस में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था। तो बता दीजिए कि सर किसी को पुलिस में क्यों जाना चाहिए। देखिए, अलग अलग नेचर होता है। कोई किस तरह के जॉब में जाकर के अपने आप को आगे बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति की सेवा करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनको राहत पहुंचानी है, तो वो अपने जुनून एक जो होता है कि मैं एक अंतिम छोर पे जो व्यक्ति पीड़ित है उस तक मैं पहुंच सकता हूं और उसकी मैं हेल्प कर सकता हूं। तो आपको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन या जो अपनी आत्मिक संतुष्टि होगी उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा कि मैंने आज सही व्यक्ति की मदद की है। तो आप थानों में रहते हो तो सबसे पहले यदि कहीं अपराध होने के बाद न्याय की जगह है वो है थाना। आपके पास कोर्ट कचहरी में जाते जाते इतना लंबा समय लग जाता है कि वो न्याय तब तक न्याय नहीं रह जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को, जैसे कोई औरत जा रही है, कोई स्कूल की बच्ची जा रही है और उसके साथ में कोई सीटी बजा रहा है, उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और आप थाने में रहते हुए वहाँ के स्कूल में संपर्क रखते हो और प्रिंसिपल साहब को ये बताते हो कि आप अपनी जो एक शिकायत पेटी है उसमें इनसे इनकी समस्या डलवाई है, आप उसका नाम गुप्त रखोगे, जो बदमाशी करने वाले का आप इलाज करोगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, तो आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो संतुष्टि और कम जॉब में मिल पाती है। तो इसलिए आप ऐसी चुनौतियों का यदि सामना करने के लिए आपके सामने कई बार ऐसा होता, धड़ाधड़ गोलियां भी चलती है। जब आप डोडा पोस्ट की तस्करी करने वालों की आप नाकाबंदी करते हो तो आपने पिछले दिनों भीलवाड़ा में घटना पड़ी होगी, कुछ कांस्टेबल्स वगैरह भी मारे गए थे, कुछ उसमें पुलिस के भी इन्वॉल्व थे। तो यदि आप ईमानदारी से अपने सही ढंग से यदि काम करते हो तो आप उन लोगों को न्याय दिला सकते हो जिनको न्याय मिलना बहुत काफ़ी कठिन रहता है। इसलिए आप पुलिस में जाकर के अपनी चुनौतियों से सामना करके लोगों की मदद कर सकते हो। एक सवाल आ रहा है, वैसे ये तो सभी को पता है कि सवाल था कि एसआई एग्जाम में क्या महिला और बाल अपराध से संबंधित प्रश्न आएंगे क्या। तो ये तो मैं आपको पहले ही भी क्लियर कर चुका हूँ, वापस क्लियर कर देता हूँ। इस बार नया सिलेबस आया, उसमें ये एक टॉपिक जोड़ा गया है, महिला और बाल अपराध से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था में ये टॉपिक जोड़ा गया और विशेषतः मैंने सर को इसीलिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मैं एक बात बता देता हूँ, सर से मेरा कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कॉन्टेक्ट हुए। सर ने भी चैनल का रिव्यू किया था। सर मुझे देखकर नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, सर ने रिव्यू किया था आप सभी कैंडिडेट्स का। उन्होंने सभी कैंडिडेट्स का रिव्यू करके ये देखा कि सर आपके चैनल पर जो कैंडिडेट्स जुड़े हैं वो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही ऐसे पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, और मुझे कैंडिडेट्स को देखकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं भी इस चैनल पर आना चाहता हूं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सर मेरी वजह से नहीं आ रहे, आप सबकी वजह से आ रहे हो। एक बात और बता देता हूँ, जो अभी आपने सवाल पूछा कि महिला और बाल अपराध से संबंधित, मैं भी उस टॉपिक को शायद इतने अच्छे से नहीं करा पाता। IPC CRPC तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन सर ने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी है। तो मैंने खास तौर पर सर से इसी के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप महिला और बाल अपराध से संबंधित टॉपिक भी आप इसमें लीजिए। तो आज ही सर, क्योंकि टाइम निकाल कर आना पड़ता है, तो आज ही सर शाम को ही 8 बजे से सर वापस लाइव रहेंगे और महिला और बाल अपराध से संबंधित 2-3-4 क्लास में आपको करा देंगे। तो आज पहली क्लास होगी महिला और बाल अपराध से संबंधित। अगर आप इन 2-3 क्लास को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको उसके बाद से कोई दिक्कत रहेगी नहीं इन सवालों में। आप इन 2-3 क्लासों से ही सारे सवाल कर लेंगे। तो 8 बजे आप सभी को वापस जरूर जुड़ना है, सर की क्लास रहेगी। सर मैं ये देखता हूं कि पुलिस तो शायद वो बाद में बने हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन टीचर, और एक बहुत बेहतरीन टीचर अगर फील्ड का एक्सपीरियंस लेकर आपके सामने आ जाए, और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, मैं तो मानता हूं कि वो जो महिला और बाल अपराध से संबंधित टॉपिक है वो हर एक आम व्यक्ति को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सर आपको एक डिटेल, जो वास्तविक हम ग्राउंड पर जो स्थिति देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। कुछ सवाल साथियों के सवाल वापस रिपीट हो रहे हैं एक तरह से। अभी भी पूछ रहे हैं कि सर चश्मे का, तो चश्मे का क्लियर कर दिया। अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसआई का एग्जाम बेझिझक से दीजिए, आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बार बार यही सवाल रिपीट हो रहा है। इसके अलावा आप पूछ रहे एग्जाम के बारे में। एग्जाम के बारे में सारी डिटेल जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में सारा मैं दे चुका हूं। आप एक बार वहां पर जीके जीएस पेपर हो चाहे हिंदी के पेपर हो, उसमें से अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना। मेरे ख्याल से अब जो भी सवाल होंगे आप कमेंट में कर लेना। मैं सब अब लास्ट में सर से एक लास्ट
एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें एग्जाम के लिए, विशेषकर जो एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहे तो जरूर। साथियों, मैं पहले तो जैसा कि सर ने बताया था, आप लोगों की जो मेच्योरिटी देख करके मैं इस चैनल से जुड़ा हूँ। आप मेच्योर हैं। इसके बाद मैंने सर का जो मेथड देखा था पढ़ाने का, आपसे जुड़ने का, वो बहुत मैच्योर मेथड है। इसमें इस तरीके से नहीं है कि भाग दौड़ वाले, मतलब बहुत जल्दी में हो और आपको कुछ समझ में ही नहीं आवे। बहुत स्लो और बहुत आपको समझ में आए जैसा आपको ये मैटर दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और आपकी जो मैच्योरिटी है उसी के अनुरूप आपकी मैच्योरिटी है। इसलिए मुझे भी लगा कि ये चैनल बहुत बढ़िया चैनल है और इनसे रूबरू होना चाहिए, इनके साथ में जुड़ना चाहिए। तो मैं अभी आपको 8 बजे महिला और बाल विकास का संबंध में जो नया टॉपिक जुड़ा है उसके आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप से आपको समझाने जा रहा हूँ 8 बजे। तो 8 बजे आप क्लास को अटेंड करें। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेक्ट होने के लिए आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए कि सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण के बाद में उसको देखिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको सेलेक्ट कीजिए। पीछे के जो पेपर हैं उनका आप एनालिसिस कीजिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। आप जब क्वेश्चंस पेपर्स का एनालिसिस कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है, किसको स्किप करना है। कई बार क्या होता है, अपन पढ़ते हैं, कई उसमें फालतू चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती है। ये एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप रिवीजन, जैसे जो टॉपिक पढ़ा है आप उसको सेम डे रिवीजन कर लीजिए। थोड़ा सा माइंड में आप शाम को सोते समय भी थोड़ा एक मनन कर लेंगे। आज चलो ये मूल अधिकार पढ़े तो मुझे मूल अधिकार कितने याद रहे, 14 आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 23-24 क्या है। आपको एक मोटा मोटा वापस मेमोरी में याद हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग इससे आप ज़्यादा याद रख पाएंगे, अच्छे से मैटर को कवर कर पाएंगे। और एक आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। एक ग्रुप बना लीजिए आप 5-7 लोगों का, उनको एक कह दीजिए कि एक तुम इस टॉपिक को तैयार करके आओगे, दूसरा टॉपिक तैयार करेगा, तीसरा टॉपिक तैयार करेगा। 7 जने टॉपिक तैयार कर लिए। एक जगह आपको शाम को बैठे, ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे पर इसी में घुसा रहना है। शाम को आप एक जगह बैठिए, 7 लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप, उस पर एक एक टॉपिक पे आप चर्चा कीजिए, तो आपके सातों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की आप पद्धति रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सफल होकर हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और लास्ट में मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। एग्ज़ाम से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल आ रहे हैं, सर भी अब साथ में है, मैं भी हूँ। एग्ज़ाम से जुड़े हुए सवाल, बहुत सारे सवाल, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं, तो मैं लगातार जुड़ता रहूँगा आपसे, उन पर डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। और इसके अलावा जो फील्ड के को लेकर आपको डाउट्स हैं, वो सारे सर अब हमारे साथ जुड़े हैं, तो फील्ड से ग्राउंड पर क्या होता है उनके सारे जो सवाल हैं उनके भी अब आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं एक लास्ट सर एक सवाल और लेना चाहता हूं। कुमार प्रजापति आप पूछ रहे हैं कि जैसे फॉर्म भर दिया गया, अब किसी ने यहाँ पर मान लीजिए कि एपी चूज कर लिया है, थोड़ी सी हमने बताया कि हार्ड सर्विस है, लेकिन अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं आगे, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बाद में कहीं डेप्यूटेशन पर या किसी और ऐसी जगह पर चले जाए कि उनको पढ़ने का समय मिल जाए? हाँ, आपके पास में यदि आप एपी में सेलेक्ट हो गए, एपी ऑप्शन भर दिया है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका एसओजी है, एटीएस है, एसीबी है, वो उन्हीं में से जाते हैं, इसलिए वहाँ आपको समय मिल सकता है और उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ थानों में ही लगो। आप वहाँ एसपी ऑफिस जहाँ होता है उसमें भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है। उसमें वीकेंड पे जो संडे सैटरडे को छुट्टी रहती है, टाइम भी फिक्स होता है, इसलिए आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, सफल हों। पर मैं एक निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा कि मानवता है उसको ज़रूर ध्यान रखें, चाहे अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे अपनी सर्विस की लाइफ में हो, या अपने परिवार के मामले में हो। मानवता को आप ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें। इसमें चंद पंक्तियाँ बोल के विराम देंगे। सैर करने हम निकले, यानी घूमने, सैर करने हम निकले, हमारे भी कुछ अरमान थे। एक तरफ झाड़ियाँ थी, एक तरफ शमशान थे, यूं ही पैर टिका हड्डी पे, यूं ही पैर टिका हड्डी पे, हड्डी के ये बयान थे। मुसाफिर देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो आप इंसानियत को ज़िंदा रखें।
और उसी के अनुरूप आगे बढ़ें। आपकी शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में जो आपने बात कही वाकई सर बहुत अच्छा लगा। तो वो सर का एक मैसेज है, सबसे ये सर्विस मिले नहीं मिले सब कुछ, और अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है इंसानियत, मानवता। तो बहुत ही बेहतरीन बात कही सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। 8 बजे आप सबको वापस से जुड़ना है। आज सर की पहली क्लास रहेगी, महिला और बाल अपराध से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे आपके उसमें भी सारे सर यहाँ पर जो हैं वो क्लियर कर देंगे। तो 8 बजे वापस मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं वापस। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू।